चलिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग पहले रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो देखिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक, कि टैक्स किस वर्ड से बना है। तो टैक्स टैक्सों से बना है, जिसका मतलब कंपलसरी चार्ज होता है। वर्ल्ड में सबसे पहले मॉडर्न याद रखना यूके, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। ईयर या तो 98 या 99 दिया होगा, दोनों में से कोई एक ईयर होगा। कहीं पे 98 होता है, कहीं पे 99 होता है, तो हमने दोनों दे दिया, 98 या 99। इंडिया में बात चली थी 1857 में, बट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में। तो अब ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाए, 1857 पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था 1860 में। 1860 में लगाया किसने था? विल्सन जेम्स ने लगाया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? मीट आउट द एक्सपेंडिचर ऑफ आर्मी, ठीक। अब अगर इनकम टैक्स की हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार इंडिया में 1860 में, फिर 1886 में अमेंड हुआ बार बार, फिर 1918 में, और फिर 1922 इसका मेजर अमेंडमेंट था। ये प्री इंडिपेंडेंस के पहले चेंजेस थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इनकम टैक्स में मेजर चेंजेस हुए थे वो 1961 एंड 1961 में हुए थे। और तब से लेके अब तक इनकम टैक्स में हम जितनी चीज़ें करते हैं वो एज पर 1961 के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। अब बेसिकली एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, ठीक है। एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक अपर। लोकसभा मतलब लोअर हाउसेस और राज्यसभा मतलब अपर हाउसेस। तो एक्ट बनाने के 2 पार्ट होते हैं, या तो आप पार्लियामेंट से बना सकते हो या स्टेट लेजिस्लेचर से बना सकते हो, ठीक है। अगर आप पार्लियामेंट से बनाते हो तो लोकसभा, राज्यसभा, देन एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर से बनाते हो तो विधानसभा, विधान परिषद एंड द एसेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक। जो रूल होता है, रूल लॉ को लागू कराने के लिए बनाए जाते हैं। रूल इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। रूल बनाना प्रशासनिक काम है और लॉ पार्लियामेंट से बनता है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स है तो पहले उसे क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स बिल। कहाँ जाता है? लोअर हाउसेस में, फिर अपर हाउसेस में, फिर किसका एसेंट चाहिए? प्रेसिडेंट्स का। तो वो क्या बन जाता है बेटा? इनकम टैक्स एक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स बनता है, ठीक है। फिर आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है इनकम टैक्स का। 4-5 आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है 265, दूसरा आर्टिकल है 245, तीसरा 246, 254 एंड 246A। अब कह सकते हो कि इनकम टैक्स, मैंने ऊपर जैसा कि लिखा भी है, पितामह होता है इनकम टैक्स का, मतलब इनकम टैक्स यहीं से निकला हुआ है। आर्टिकल 265 मैं बस केवल रीड कर रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर रहा हूँ
जिससे कि आप एलिजिबल हो जाएं MCQ के क्वेश्चंस के लायक। फिर वहाँ जितनी बातें होंगी उतनी बातें हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में किए हैं, नोटबुक निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। आर्टिकल 265 क्या कहता है कि टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड या लेविड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ, मतलब बिना लॉ के परमिशन या लॉ जिसको अथॉरिटी देता है उसको छोड़ के इंडिया में टैक्स कोई नहीं लगा सकता। मतलब टैक्स लगाने के लिए बेसिक चीज क्या है, लॉ। और लॉ कहाँ बनता है, दो जगहों पे, एक पार्लियामेंट में और एक स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब अगला आर्टिकल 245 उसी के बारे में बात कर रहा है कि लॉ कौन कौन बनाता है बेटा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट मतलब यूनियन, वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है या उसके किसी एक पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के लिए, जैसे यूपी का लेजिस्लेचर यूपी के लिए लॉ बना सकता है, बिहार के लिए नहीं बना सकता। बिहार के लिए बनाता तो सबसे पहले दारू ओपन करता, ठीक है। आर्टिकल 246 ये सब्जेक्ट मैटर है। अब मान लो हमने पावर दे दिया सेंट्रल को भी लॉ बनाने का, स्टेट को भी लॉ बनाने का। अब दोनों एक ही चीज पे लॉ बना दें, दोनों बात ही ना माने। आपके पापा कहते हैं आप 8 बजे तक घर आ जाया करो, आप कहते हो नहीं हम 10 बजे तक आएंगे घर। झगड़ा हो गया, बाप ने आपको कूट दिया। तो इसी तरीके से सेंट्रल और स्टेट में प्रॉब्लम होने लगी, भाई दोनों लॉ बना सकते हैं। तो इनके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेंट्रल को बोला गया कि इन मुद्दों पे आप लॉ बना सकते हैं, और उन मुद्दों को रखा गया लिस्ट 1 में। लिस्ट 1 में इस समय टोटल मुद्दे हैं 97, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बना सकती है, टैक्स कह रहे हैं, लॉ बना सकती है। और लिस्ट 2 में टोटल 66 मुद्दे हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए, सेंट्रल के लिए भी स्टेट के लिए भी है, ठीक है। तो आइए लिस्ट 1 के बारे में समझते हैं। जो लिस्ट 1 है उसमें लॉ बनाने का राइट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। इसमें टैक्सेशन प्लस नॉन टैक्सेशन दोनों मुद्दे पे बनाया जाता है, ठीक है। लिस्ट 2 में जो लॉ बनाने का पावर है वो किसके पास है, स्टेट। अब ऐसा नहीं कि लिस्ट 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोलेगी मैं लॉ बनाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। लिस्ट 2 रिजर्व है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लिस्ट 1 रिजर्व है यूनियन के लिए, और दोनों में टैक्सेशन प्लस नॉन टैक्सेशन दोनों मुद्दे होते हैं, ठीक है। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट होता है, जिसमें सारे के सारे नॉन टैक्सेशन मुद्दे के बारे में डिस्कशन होता है। और इस कॉन्करेंट लिस्ट का एक खास बात यह है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, दोनों ही लॉ बना सकते हैं, दोनों अलग अलग लॉ बना सकते हैं, दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। अब इनकम टैक्स जो है वो लिस्ट नंबर 82 पे है। कौन से लिस्ट में पाया जाता है, यूनियन लिस्ट के 82 नंबर पे पाया जाता है। इसीलिए इनकम टैक्स पे लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक। अब सवाल ये उठता है, 3 लिस्ट है, जो जीएसटी है वो किस में आया होगा, लिस्ट 1 में आया होगा, लिस्ट 2 में आया होगा, लिस्ट 3 में आया होगा। जो जीएसटी होता है उस पे दोनों ही टैक्स एक साथ लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ लगाते हैं। अगर आप देखिए, आपको नींद आ रही है क्या भैया, बताइएगा, नहीं आ रही, अच्छा। अब लिस्ट 1 में लॉ केवल कौन लॉ बनाता था, सेंट्रल। लिस्ट 2 में और लिस्ट 3 में, लेकिन लिस्ट 3 में टैक्सेशन का मुद्दा, तो जीएसटी लिस्ट 1 में आएगा, लिस्ट 2 में आएगा या लिस्ट 3 में आएगा, तीनों में नहीं आएगा, क्योंकि एक में सेंट्रल है, एक में स्टेट है, एक में दोनों है। जिसमें दोनों उसमें टैक्स ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया
और वो अमेंडमेंट नंबर था 101 और बिल अमेंडमेंट था 122, जिसमें ये अथॉरिटी दी गई कि टैक्सेशन के मुद्दे पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो जीएसटी इस तरीके से आया और उसमें भी 246A1 था और 246A2 था, जिसमें नॉट विद स्टैंडिंग आर्टिकल 246 एंड 254। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है इसको छोड़ के, मतलब इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आर्टिकल 246 और आर्टिकल 254 का 246 से कोई रिलेशन नहीं होगा। वो अलग है, ये अलग है, बिल्कुल दोनों सेपरेट हैं। ये आर्टिकल 246 और आर्टिकल 246A दोनों अलग है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए वर्ड क्या यूज होता है? नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक, अच्छा, जैसे यहां पे कर्ण लिखा हुआ है, कर्ण पांडव के भाई थे, लेकिन कर्ण का पांडव से कोई मतलब नहीं था। दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, जानना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये चीजें थी बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो आर्टिकल 265 पढ़ा आपने, जो बताता है कि टैक्स वहीं लगा सकता है जिसके पास, जो लॉ जिसको अथॉरिटी देता है। 245 लॉ ने अथॉरिटी किसको किसको दिया है? सेंट्रल और स्टेट को। ठीक है, उनके पावर 3 लिस्ट में डिवाइड है। और 246A किस पे बनता है? जीएसटी पे। एक है 244, जैसे मान लो अब सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है। मान लो अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता दीदी हैं। अब एजुकेशन मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट बंगाल के लिए लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती कहीं के लिए भी, और ममता दीदी का बनता नहीं तो ममता दीदी ने भी एजुकेशन पे लॉ बनाया। तो अब कंफ्यूजन में यह है कि स्टेट किसकी बात माने, ममता दीदी की बात माने कि मोदी की जी बात माने। तो यहाँ पे लॉ बनाया गया कि अगर एक ही मुद्दे पे 2 लॉ बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर रूल्ड कर देगा लॉ, किसके लॉ को बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब किसका लॉ माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब मीनिंग मैंने बताया था कि जब इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड अल्टीमेट इंपैक्ट ऑफ टैक्स ऑन द सेम पर्सन, ये मैंने बताया था। ये देखिए, इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड अल्टीमेट इंपैक्ट ऑफ टैक्स ऑन द सेम पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जब दोनों टैक्स में दोनों अल्टीमेट और इमीडिएट इंपैक्ट एक ही व्यक्ति के ऊपर, मतलब टैक्स देने वाला बंदा जिसके ऊपर लगाया जा रहा है वहीं पे करे, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जब इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड अल्टीमेट इंपैक्ट ऑफ टैक्स डिफरेंट पर्सन पे होता है तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये देखिए, टाइप ऑफ टैक्स में 2 टाइप के टैक्स होते थे, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसका था। डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया उसका नाम था CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो बनाया गया वो था CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, या CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, ये नाम है इसका। चलिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स आपको बता दिया था। जो नेचर ऑफ टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो उसे कौन सा नेचर कहते हैं बेटा? प्रोग्रेसिव नेचर कहते हैं। रेग्रेसिव नेचर क्या होता है बेटा? कि ये रेग्रेसिव नेचर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि गरीब अमीर देखता है, सबसे एक समान रेट का टैक्स लेता है। जैसे आप पेट्रोल भराने जाइए तो चाहे अमीर चाहे चाहे गरीब चाहे, दोनों के लिए सेम रेट होता है, अलग अलग रेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो कम टैक्स देगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया था। ठीक है, फीचर ऑफ इनकम टैक्स एक बार पढ़ लीजिए। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स। लेविड एज पर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? सेंट्रल। और टैक्स किस पे लगता है बेटा? पर्सन पे।
और टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। किस रेट से लगता है? प्रिस्क्राइब रेट। कल को पूछे कि इनकम टैक्स का रेट कहाँ दिया रहता है, तो बेटा फाइनेंस एक्ट में दिया रहता है। फाइनेंस एक्ट का मतलब बजट। जब बजट पास होता है और वो दोनों सदनों में पास होके फिर उस पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब का एसेंट लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बाबू? फाइनेंस एक्ट। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे? हाँ, जो भी है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है भाई। अब देखो, चूंकि रिवीजन करा के एमसीक्यू कराना है, अगर ज्यादा करने लगेंगे तो दिक्कत होगा। चूंकि ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा तो आप वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, 4 टाइप के टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं। एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 रूल होता है, फाइनेंस एक्ट होता है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन होता है और जुडिशियल डिसीजन होता है। फाइनेंस एक्ट जो होता है वो हर साल करा जाता है, जिसमें बेसिक रेट होता है। ठीक है। न्यू सेक्शन जो इनकम टैक्स के इंट्रोड्यूस होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। कोई सेक्शन हटाना है तो वो भी किसके थ्रू होता है? फाइनेंस टैक्स के थ्रू होता है। टीडीएस का रेट डिसाइड होता है तो वो भी किसके थ्रू होता है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, किसी सेक्शन में चेंज करना होता है, किसी रूल में चेंज करना होता है, तो उसको किसके थ्रू बताते हैं बेटा? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन के थ्रू बताते हैं। जुडिशियल डिसीजन, अगर कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको किसके थ्रू लेके आते हैं? जुडिशियल डिसीजन के थ्रू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। पहला देखिए, अब तक जो पढ़ा उस पे, फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम यूनियन लिस्ट कंटेन्ड 82 ए होगा। कौन से नंबर पे बेटा? 82 नंबर पे। इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। पहले से भी जब 370 आर्टिकल था तब भी इनकम टैक्स, हाँ वो तो उनको फोन कर दीजिए, निकल गया है। नहीं वहीं पे रखा हुआ तो हाँ उनको मंगा ली। बच्चे आए क्या? तो 10 मिनट वेट करा के मंगा लीजिए। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। जब 370 आर्टिकल था तब भी इनकम टैक्स एक्ट जो है वो लिखा जाता था होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा क्या लिखा पढ़ो? फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड गिवन द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सही है। अच्छा, द सर्कुलर ऑफ इशूड बाय CBDT आर बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। देखो दो चीजें होती हैं, एक सर्कुलर होता है, एक नोटिफिकेशन होता है। तो सर्कुलर में केवल कौन आता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी आता है। लेकिन जब हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन में असेसी भी आएगा और इनकम टैक्स अथॉरिटी भी आएगा। किसमें बेटा? नोटिफिकेशन। याद रहेगा? चल, ये मैं आप लोगों को, मुझे अब अंदाज़ा नहीं था कि कितने लोग रहेंगे, मैं कल आप लोगों को इसका प्रिंट आउट भी देता रहूँगा। ठीक है। साथ ही साथ मैंने बहुत अच्छी क्लास डिज़ाइन की है, मैंने पूरा रिवीजन लेक्चर बना रखा है, उसके नीचे MCQ उस चैप्टर से बना रखा है। जैसे आज इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स कर रहे हैं, वैसे तो आज मेरे को 2 चैप्टर करना था, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। बच्चे अगर साथ देंगे तो पूरा बहुत आराम से MCQ दे देंगे आपको इनकम टैक्स और GST का, और आराम से हो जाएगा। कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो डेट देंगे 10 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, 10 डेज बहुत होता है। बस बच्चे अग्रेसिव रहें इस चीज़ के लिए। ठीक है। तो हमने सारे चैप्टर्स का वो सब लिखा ही है, बस उसका लिखा हुआ रिवाइज करा के उस पर MCQ करा देंगे, MCQ करा देंगे, वो आपको दे देंगे। और ये सारे MCQ स्टैंडर्ड हैं,
ये लोकल वाले एमसीक्यू नहीं है, एससी मेहरोत्रा वाले नहीं, वो भी एमसीक्यू हैं लेकिन वो लोकल वाले हैं, ठीक है। तो आज हम कम करा रहे हैं ताकि जिन बच्चों का छूट गया है उनको रिग्रेट फील ना हो, ठीक है। कह रहा था इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1961 इनकम टैक्स एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से। 5 हो गया, 6 आ जाओ। Amongst the following empowered to levy tax on agriculture income, कभी नहीं लेती, स्टेट गवर्नमेंट लेती केवल। एग्रीकल्चर पे टैक्स कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, हमेशा कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। कमिश्नर टैक्स ले ही नहीं सकता, प्रेसिडेंट ले ही नहीं सकता, इनको अथॉरिटी नहीं। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन द, बताइए, सीबीडीटी, असेसी नहीं, दोनों है। तो दोनों से बाउंड, देखो अभी बता के आए हैं क्वेश्चन कि जो यहां देखो, सर्कुलर्स issued by CBDT are binding on इनकम टैक्स अथॉरिटी, और फिर मैंने बताया नोटिफिकेशन से असेसी भी होता है और ITI भी होता है। मतलब सर्कुलर और नोटिफिकेशन दोनों से कौन बाइंडिंग होता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? डी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, क्योंकि सर्कुलर और नोटिफिकेशन से दोनों कौन कौन होते हैं? इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये 8वां रहने दीजिए और 9वां रहने दीजिए, ये दोनों थोड़ा ज्यादा लीगल हो जाएगा। 10 पे आ जाइए। इनकम टैक्स इज, हाँ ये सबको पता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? CBDT। एक तो सेबी है, हाँ, एक CBEC है, एक CBDT और एक RBI। तो क्या होगा? CBDT, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन का MCQ था। अच्छा लगा? तो ऐसे ही पढ़ते जाना और ऐसे ही MCQ करते जाना है, ठीक है। बात समझ में आती है तो हाँ बोलो, ठीक है।